खेती से पर्यावरण बहुत ज्यादा प्रभावित होता है, लेकिन खेती को और इको फ्रेंडली बनाने का तरीका है हमारे पास, और आज से नहीं, हजारों साल से। ये है एग्रो फॉरेस्ट्री, ऐसी प्रणाली जिसमें पारंपरिक खेती और पशुपालन के साथ साथ अलग अलग किस्मों के पेड़ लगाए जाते हैं। इससे उत्सर्जन कम होता है, उर्वरकों की खपत कम होती है और खेती बढ़ती जाती है। यूं समझिए कि आपकी पर्यावरण की लॉटरी लग गई। क्या वाकई ऐसा होता है? ये जानने के लिए हम मिले योचेन हार्टमन से। उनका परिवार यहाँ 19 पीढ़ियों से रहता आया है, फिर भी वो गलीदार खेती की शुरुआत करने वाले पहले व्यक्ति हैं। खेतों में पेड़ लगाने की बात तो नहीं सिखाई जाती। आदत पड़ने में समय लगता है, मुझे भी लगा। अक्सर ये ख्याल आता है, आखिर ये हो क्या रहा है, क्योंकि नियम तो कहता है जितना बड़ा खेत उतना बेहतर। मुझे तो आकार घटाने के बारे में सोचना था, लेकिन बढ़िया है। हार्टमन ने अपने खेतों में पॉपुलर के पेड़ लगाने का फैसला किया। वो तेजी से उगते हैं, रख रखाव आसान है और उनकी 200 हेक्टेयर जमीन के 10% हिस्से पर यही लगे हैं। साथ ही उनकी फसलें हैं और मुर्गियां भी। ये पॉपुलर 5 साल से उग रहे हैं। अब ये 10 मीटर ऊंचे हो चुके हैं, मतलब उनके भीतर बड़ी मात्रा में CO2 जमा है। CO2 सोखने और जलवायु परिवर्तन को कम करने की पॉपुलर पेड़ों की क्षमता एग्रो फॉरेस्ट्री की खासियत है। और मुर्गियों के साथ तो उनका बढ़िया नाता है। यहाँ 500 मुर्गियाँ हैं। देखिए तो सही, ट्रक से बाहर आते ही मुर्गियां चुगना शुरू कर देती हैं। पारंपरिक खेती वाले तरीके की तरह ही उन्हें यहाँ खिलाया जाता है। जो मिलता है उसे वो खा लेती हैं, और ये एक टिकाऊ ढंग है, क्योंकि मुर्गी पालन में सबसे ज्यादा CO2 उत्सर्जन उनके खाने से आता है। और जब आप ऐसा करते हैं तो इसे कहीं और उगाने की जरूरत नहीं। 3 अलग अलग जगहों पर होने वाले काम, यानी मुर्गी पालन, फसल की पैदावार और वृक्षारोपण, अब एक ही जगह पर हो जाते हैं। जमीन की खपत कम होती है, पेड़ों की पत्तियां परभक्षियों से बचाव करती हैं और ठंडक भी मुहैया कराती हैं, जहां पर मुर्गियां थोड़ी झपकी ले सकती हैं। पत्तियां गिरती हैं तो मुर्गियां उन्हें कुचल देती हैं। चूर चूर पत्तियों की मदद से मिट्टी पोषक तत्वों से भर जाती है। लेकिन इतने भर से मुर्गी पालन का पर्यावरण पर पड़ने वाला असर खत्म नहीं हो जाता। लेकिन कम से कम यहाँ से निकलने वाली कुछ CO2 की भरपाई उसी जमीन पर उगे पेड़ों से हो जाती है, जहाँ ये मुर्गियाँ पली बढ़ी होती हैं, है ना? एक अध्ययन के मुताबिक यूरोप के 9% खेतों को एग्रो फॉरेस्ट्री में बदलकर 2 से 43% तक CO2 उत्सर्जन को खत्म किया जा सकता है। ये रेंज इतनी व्यापक है क्योंकि एग्रो फॉरेस्ट प्रणालियां बहुत ज्यादा विविध हो सकती हैं। जरा भी CO2 न जमा करने वाली झाड़ियों की छोटी छोटी कतारों से लेकर विशाल वृक्षों तक। अगर हम सिर्फ अपने सिस्टमों को ही देखें, जैसे कि ये गलीदार फसल विधि को ही लीजिए, तो हम कह सकते हैं कि 1 से 1.5 टन प्रति हेक्टेयर कार्बन को सोख रहे हैं। डॉक्टर सोनिया के पिछले 6 साल से तमाम किस्म के एग्रो वनों पर शोध कर रही हैं। वो CO2 में कमी लाने की उनकी क्षमता का भी आकलन कर रही हैं। और अगर हम इसकी तुलना यूरोप के कुल कार्बन उत्सर्जन से करें, तो हम एग्रो फॉरेस्ट्री के तरीकों से करीब 10% स्टोर कर सकते हैं या उतनी कमी ला सकते हैं। क्षमता तो बहुत है, लेकिन एक समस्या भी है। अगर उगाए जाने वाले पेड़ ईंधन के रूप में काम आते हैं, जैसे कि भविष्य में ये काम आएंगे, तो उनकी करीब 70% CO2 वायुमंडल में मिल जाएगी। ये बात कार्बन सोखने की अवधारणा के खिलाफ हुई। एक बार उग गए तो इन पेड़ों को जमीन से करीब 20 सेंटीमीटर ऊपर से काट दिया जाएगा। जैसे जमीन के ऊपर ये पेड़ CO2 भंडारण करते हैं, उसी तरह जमीन के नीचे भी उनके कई फायदे हैं। वो मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं और उर्वरक के इस्तेमाल और उत्सर्जन को कम करते हैं। जी, आधुनिक खेती अपनी बनाई समस्याओं से निपट रही है। आप भी यही सोचते हैं, लेकिन एग्रो फॉरेस्ट्री तो वास्तव में प्राचीन है।
इसके विभिन्न रूप हजारों साल से मौजूद हैं। इन मध्ययुगीन कलाकृतियों में आप देख सकते हैं कि किस्म किस्म की फलियां खाने के लिए सुअरों को जंगल में छोड़ा जा रहा है और भारतीय घरों की क्यारियों में अलग अलग पौधे और लंबे पेड़ लगाए जाते रहे हैं ईसा पूर्व 7000 साल से। 20वीं सदी के शुरुआती 50 साल में ये सब इसलिए गायब हो गए क्योंकि उन्हें बेकार मान लिया गया। बिखरे हुए पेड़ों का ट्रैक्टरों और विशाल कृषि मशीनरी से कोई तालमेल नहीं बैठ पाया। योखेन हार्टमान ने फैसला किया कि अपने तमाम खेतों में वो एग्रो फॉरेस्ट्री अपनाएंगे। कुछ ही महीने पहले ये पौधे रोपे गए हैं और खरपतवार हटाने की जरूरत है, वरना पेड़ पनपेंगे नहीं। खास तौर पर पहले साल में ये पट्टियां काफी मेहनत मांगती हैं। बिल्कुल, हमारे पास खेती लायक जमीन कम है, लेकिन लकड़ी हम बाद में काटेंगे और आप अभी हवा और ताप को महसूस कर सकते हैं। अगर अगले 3 सप्ताह ये जारी रहा तो यहाँ धीरे धीरे सब सूखने लगेगा। ये पेड़ हवा को रोकते हैं और जमीन में नमी को थामे रखते हैं। मुझे उम्मीद है कि पैदावार अच्छी होगी। हवा से होने वाले कटाव से बचाने का काम तैयार खेतों में बेहतर ढंग से दिखता है। पेड़ असल में खेतों के ऊपर से हवा को बहने से रोक देते हैं। इस तरह पोषक तत्वों और नमी वाली मिट्टी को हवा बहाकर नहीं ले जा पाती। किनारों पर फसल को कुछ नुकसान होता है क्योंकि पेड़ों को भी पानी चाहिए, लेकिन बीचों बीच संतुलन बना रहता है। भले ही दिखे ना, लेकिन पेड़ों की ये कतार जैव विविधता को भी समृद्ध करती है। हवा उन्हें हमेशा थोड़ा और छिपा देती है। होवरफ्लाई भी फायदेमंद हैं। ये देखिए, 2 ये रही, और ये देखिए गुबरैला, देखिए लुढ़क रहा है। लेकिन पॉपुलर की इस पट्टी में तो उतने कीड़े नहीं हैं, है ना? ये पौधे पिछले साल ही लगाए गए हैं। बाएं और दाएं बफर जोन की तरह हम 12मासी फूलदार जंगली पौधे लगा देते हैं, क्योंकि पेड़ों के 3 मीटर के दायरे में हम फसल नहीं उगा सकते। तो हम वहाँ पर ये फूल उगा देते हैं और उससे असर 2 गुना हो जाता है। इससे जंगली मधुमक्खियों को एक बेहतर बसेरा मिलता है। तो ये 2 एकल खेतियों के बीच चंद पॉपुलर रोप देने भर की बात नहीं है। जब आप उन्हें एक पट्टी में रखते हैं और ठीक से लगाते हैं तो बड़ी मशीनों के उपयोग में भी कोई दिक्कत नहीं रहती। अपेक्षाकृत बड़े खेतों में भी ये सिस्टम लागू किया जा सकता है, जैसे यहाँ स्पेन में या फिर केन्या में। लेकिन जिन देशों में खेती ज्यादा बटी हुई है, वहाँ के छोटे खेतों में भी इसका चलन है, जैसे यहाँ भारत में। तो अगर एग्रो फॉरेस्ट्री के इतने फायदे हैं तो क्यों ना हम इसे हर खेत में लागू कर दें? कुछ इलाके ऐसे होते हैं जहाँ पेड़ नहीं लगाने चाहिए। मिट्टी भी बहुत हल्की है, सघन नहीं है, यहाँ पेड़ नहीं लगा सकते। तो अगर आप वाकई एग्रो फॉरेस्ट्री शुरू करना चाहते हैं तो सजग रहिए और चेक कर लीजिए कि मुमकिन है भी या नहीं। धान के पानीदार खेतों की मिट्टी या पहाड़ी इलाकों की मिट्टी पेड़ों के लिए चुनौती बन सकती है। इसके अलावा एग्रो फॉरेस्ट्री में शुरू में काफी खर्च आता है और जर्मनी में तो फिलहाल इस पर सब्सिडी भी नहीं मिलती। एग्रो फॉरेस्ट्री में अपार संभावनाएं हैं। जानवरों, फसलों और पेड़ों को एक साथ लाने से भविष्य में हमारी खेती भी मौसम की ज्यादतियों के खिलाफ और प्रतिरोधक बन पाएगी। लेकिन हमारी तमाम समस्याओं का इकलौता हल ये भी नहीं है। फिर भी पारंपरिक खेती की तुलना में ये ज्यादा टिकाऊ खेती के लिए यकीनन एक अच्छी शुरुआत है।